हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल पैशन एजुकेशन। और आज हम लोग एक और वीडियो लेके आ गए हैं लॉज ऑफ मोशन पे, है ना। लॉज ऑफ मोशन के कुछ हम लोग अच्छे टॉपिक्स आज समझने वाले हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जिससे आपके सभी कॉन्सेप्ट्स लॉज ऑफ मोशन के इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्लियर हो जाए। ठीक है, ये जो टॉपिक्स है आज के बेसिकली होने वाले मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स एंड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली ये चार टॉपिक्स पढ़ेंगे और इससे पहले हम लोग तीन लॉज जो हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जो फर्स्ट लॉ होता है दैट इज क्या कि इफ अ बॉडी इज मूविंग विद सम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, और इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, वो क्या करेगी, इट कंटिन्यूज टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन और इट कंटिन्यूज टू बी इन रेस्ट जब तक के कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो, अनटिल अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ये हमारा पहला लॉ कहता है। दूसरा लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी व्हाट, द फोर्स अप्लाइड। क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स अप्लाइड। अभी जब मोमेंटम हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग को और क्लियर हो जाएगा ये सेकंड लॉ, है ना। जिनको पहले से आता होगा उनके लिए बहुत अच्छा है। वैसे भी हम लोग क्या है भाई, नीट के बहुत करीब आ चुके हैं, तो ये सब टॉपिक छोटे मोटे जो चीज़ें ये सब आपको आनी भी चाहिए। ठीक है, तो क्या भाई, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स अप्लाइड, या फिर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, डी पी बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। हमें यह भी पता है कि फाइनली इसका रिजल्ट क्या आता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए आता है। कैसे आता है अभी हम लोग सीखेंगे। पहले जरा मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम पे थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, है ना। फिर इम्पल्स और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी देखेंगे। बेसिकली इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के लिए इसकी जरूरत हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आते हैं जरा हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे। पहली चीज हम लोग क्या समझ रहे हैं, पहला हम लोग समझते हैं कि भाई मोमेंटम है क्या। मोमेंटम कुछ नहीं, बहुत ही आसान भाषा में कहें तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बहुत आसान भाषा में मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं भाई, एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। असली में और इसकी डेफिनेशन को समझे तो दैट इज कि कितना मोशन किसी भी बॉडी में कंटेन्ड है ना। अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, इसको हम लोग मोमेंटम भी कहते हैं। कितना ज़्यादा मोशन कंटेन्ड है, या फिर वो कितना इम्पैक्ट जनरेट करेगी अगर अपना मोशन को ट्रांसफर करे, किसी से कोलिजन करे, है ना। इसको और डिटेल में अभी नहीं समझेंगे, फिलहाल अभी समझते हैं कि P इज इक्वल्स टू एम वी भाई हमारा मोमेंटम होता है। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मास के लिए केजी हो जाएगा एंड वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड इसकी एसआई यूनिट होती है। साफ दिख रहा है कि मोमेंटम डिपेंड किस पे करता है, मास पे और वेलोसिटी पे। दोनों में से कोई भी एक चीज बढ़ेगी तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो मतलब अगर इफ अ बॉडी, है ना, इज मूविंग विद वेलोसिटी v जिसका मास m है, एक और बॉडी है भाई जो कि सेम वेलोसिटी से मूव करी बट इसका मास ज़्यादा है, तो क्या होगा, बेसिकली इसके अंदर मोमेंटम यानी मोशन जो कंटेंट है क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये इम्पैक्ट ज़्यादा जनरेट करेगी, है कि नहीं, क्योंकि मास ज़्यादा है। इसी तरीके से और भी क्या समझ सकते हैं कि भाई अगर दोनों सेम मास के हैं बट वेलोसिटी भाई ज़्यादा है v1 v2, मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है एंड दिस इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकंड, तो क्या होगा भाई, दूसरे वाले के पास ज़्यादा मोमेंटम होगा, ज़्यादा मोशन कंटेंट है। क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो बेसिकली ये छोटी सी चीज़ हम लोग समझ सकते हैं। अच्छा, अब ये जाने कि भाई चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। बेसिकली चेंज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ध्यान देना है, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल किसी भी तरीके का चेंज निकालना है तो सेम केस यहाँ पे भी समझते हैं कि इफ अ बॉडी इज मूविंग, एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी u और उसकी वेलोसिटी थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, v हो जाती है। ठीक है, मास इन लोग का मान लेते हैं कि सेम बॉडी है तो भाई क्या होगा, मास m होगा। तो अब इनिशियल कंडीशन में क्या होगा मोमेंटम इसका, दिस विल बी मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल कंडीशन में इसका मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। अब चेंज निकालना है डेल्टा p, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी एम वी माइनस एम यू हो जाएगा, यानी कि एम वी माइनस यू भी लिख सकते हैं। क्या होगा, एम वी माइनस यू हो जाएगा। अच्छा, तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम वी माइनस यू। आगे समझे भाई, अगर इसको हम लोग किस में, 2 डायमेंशन में लिखना चाहे, 2 डायमेंशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या होगा भाई, पी एक्स में जब आप लिखोगे तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन फाइनल माइनस वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनिशियल वाली। फिर सिमिलरली अगर हम लोग जो है वाई डायरेक्शन में लिखना चाहें चेंज मोमेंटम को तो क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन में लिखने के लिए दिस विल बी इक्वल्स टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। ऐसे ही कर लेंगे, सिंपल है। अभी इसका कॉन्सेप्ट भी इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है। अच्छा, तो फाइनली अगर हम लोग को मोमेंटम लिखना होगा, टोटल मोमेंटम, तो कैसे लिखोगे, टोटल चेंज मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू डेल्टा पी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा पी वाई जे कैप। मतलब भाई एक्स और वाई डायरेक्शन में दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
फाइनल चेंज इन मोमेंटम या नेट चेंज इन मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा। अच्छा भाई, तो चेंज इन मोमेंटम भाई हमने क्या कहा था कि चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स अप्लाई। तो इसको हमने एम ए कैसे आता है जरा देख लें एक बार। कुछ नहीं, डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर इक्वल लगा लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, के और एफ आ जाएगा। एफ इज इक्वल टू के एम वी माइनस यू बाई डेल्टा टी। एम वी यू वी माइनस यू बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा भाई, दिस विल बी एक्सेलरेशन। तो एम ए इज इक्वल्स टू के एम ए इज इक्वल्स टू एफ। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे जो कांस्टेंट के होता है इसकी वैल्यू होती है 1, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। हमें किस पे फोकस करना है कि भाई एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है, या फिर एफ इज इक्वल्स टू हम लोग ये भी लिख सकते हैं एम एक्सेलरेशन की जगह पे वी माइनस यू बाय टी। ये इतनी चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग को ध्यान रखना है। जो हमारा आज का टॉपिक वो इस पे, तो इस पे कंसंट्रेट ज़्यादा करेंगे। क्या, डेल्टा पी एक्स और डेल्टा पी वाई अलग अलग निकाल सकते हैं। दैट इज द चेंज मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। चेंज मोमेंटम सिंपल, अगर नॉर्मली दे रखा है भाई तो वी माइनस यू कर लेंगे और एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, एम वी माइनस यू। अच्छा, तो अगर इसका एक और केस समझना चाहें, इसका एक केस समझते हैं। चलो मान लेते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और एक बॉल है ऑफ मास m जो कि यहाँ पे v वेलोसिटी से कोलाइड करते हैं, ठीक है। तो भाई आफ्टर कोलिजन ये कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में जाती है विद द सेम वेलोसिटी v, मास तो भाई सेम ही रहेगा। मान लिया कि इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हमको इसमें चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है तो क्या करेंगे, देखो ये वेलोसिटी वेक्टर था हमारा v, ये वाला एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था, तो ये भी थीटा होगा। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अच्छा, ध्यान क्या रखना है कि जिसके साथ थीटा होता है वो बनता है कॉस। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कॉस वो बनता है जिसके पास थीटा है, और दूसरा वाला बन जाता है भाई साइन। सिमिलरली अभी देखो फाइनली बात करें तो फाइनल डायरेक्शन में ये है और ये वाला एंगल थीटा है, इसको भी मान लेते हैं भाई थीटा है। तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी थीटा, यानी ये वेलोसिटी v, दिस विल बी v cos थीटा। क्यों, क्योंकि थीटा इसके पास है और ये v sin थीटा होगा। इतनी बात सबको क्लियर है भाई। देखा हम लोगों ने कि v sin थीटा और v sin थीटा इस तरीके से है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, v cos थीटा सेम डायरेक्शन में। अब ऐसा क्यों समझ रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखें। अगर बात करें हम लोग चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन की, तो आपने कहा कि भाई हम तो इसको vx माइनस ux करेंगे, मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटीज को माइनस करेंगे। अभी ध्यान से देखें, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, एम वी कॉस थीटा ही लिख लेंगे। बाद में भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो क्या लिख लेंगे, वी कॉस थीटा फिर से लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, दैट इज एम इंटू जीरो, दैट इज जीरो। यानी कि डेल्टा पी एक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हमारे लिए। अगर डेल्टा पी वाई निकालना चाहें, अगर डेल्टा पी वाई निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे भाई, डेल्टा पी वाई हमारे लिए क्या हो जाएगा, सिमिलरली जैसे x निकाला m वी वाई माइनस यू वाई हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, वी वाई ध्यान से देखें भाई, पहले देखा तो डाउनवर्ड थी, बाद में देखा तो अपवर्ड थी, यानी कि अपवर्ड तो पॉजिटिव होता है, तो v साइन थीटा अभी y डायरेक्शन में फाइनल के लिए क्या है, पॉजिटिव। अभी इनिशियल की बात करें तो माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या है भाई, ध्यान से देखें तो माइनस का v साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। तो क्या आंसर आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2v साइन थीटा हो जाएगा ये। और फिर फाइनली बात करें तो 2mv साइन थीटा हमारे पास एक बढ़िया सी डेल्टा पी वाई की वैल्यू आ जाएगी। मतलब डेल्टा पी एक्स क्या है, जीरो है। चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन क्या है, जीरो। एक्स डायरेक्शन में चेंज ही नहीं हुआ मोमेंटम, जो भी चेंज हुआ वो वाई डायरेक्शन में चेंज हुआ। तो अगर हम लोग फाइनली डायरेक्ट लिखना भी चाहें कि फाइनल मोमेंटम है क्या, तो भाई आई कैप तो है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि ये तो जीरो है। सिंपली हम लोग ये लिख सकते हैं 2mv साइन थीटा जे कैप, ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम वेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इसके ऊपर अभी हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन भी देखेंगे। चलो पहले उससे हम लोग जरा एक टॉपिक और पढ़ते हैं, एक टॉपिक और पढ़ते हैं। कौन सा, जो हम लोग बेसिकली अभी देखा था, क्या, इम्पल्स। इम्पल्स होता क्या है ये सबको जानना जरूरी है। इम्पल्स कुछ नहीं बेटा, ये होता है लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर लार्ज फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्या, दो वर्ड्स याद रखने, लार्ज फोर्स
एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। दिमाग में बस ये दो चीज़ रखनी है कि अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई भी लार्ज फोर्स लग रहा है, या भाई बहुत ज़्यादा लार्ज भी नहीं है, नॉर्मल ठीक ठाक फोर्स लग रहा है फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो इसका मतलब इम्पल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो इतनी सी बात सबको ध्यान रखनी है। अच्छा, तो हम लोग क्या कह रहे हैं भाई कि इम्पल्स जिसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं, ये कुछ नहीं है, दिस इज दी फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो एफ डॉट डी टी भी लिख सकते हैं, एफ डॉट डी टी भी लिख सकते हैं। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल इम्पल्स आ जाएगा, एवरेज इम्पल्स आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, T1 से T2। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि f इज द फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टाइम के टर्म्स में हम लोग को फोर्स दिख दिया होगा। ऐसे केसेस में हम लोग यहाँ पे पूरे इम्पल्स को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, क्या हम लोग इससे एक और बात समझ सकते हैं कि J इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, F डॉट डी टी। अच्छा ठीक है, अभी हम बात करें F को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या हम लोग F को, F इज इक्वल्स टू, हमने बोला कि भाई डेल्टा P बाई डेल्टा टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। अच्छा, इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर डेल्टा टी छोटा हो जाए तो क्या लिखेंगे, dP बाई dt लिख लेंगे। अगर टाइम छोटा है, कम है, तो dP बाई dt लिख लेंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dP अपॉन dt, और डॉट dt हो जाएगा, कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, खाली dP। अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें, इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम तक। तो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है हमेशा, तो Pf माइनस Pi हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली वी कैन से क्या, डेल्टा P। तो हमें समझ में क्या कि इम्पल्स इज इक्वल टू दी चेंज इन मोमेंटम, यानी J इज इक्वल्स टू डेल्टा P। ये भी एक हमारे पास स्टेटमेंट आता है, जिसको हम लोग ने अभी फोर्थ पॉइंट के टर्म्स में पढ़ा था। क्या था चौथा पॉइंट हमारा, कि दी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या कह रहा था, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कह रहा था, मतलब इम्पल्स और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है कि इम्पल्स इज इक्वल टू दी चेंज इन मोमेंटम। दो चीजें ध्यान रखनी है, क्या, इम्पल्स की यूनिट क्या होगी, F डॉट डी टी करें तो फोर्स इज न्यूटन, एंड टाइम किस में होता है भाई, सेकंड में, तो न्यूटन सेकंड भाई किसकी बात हो गई, इम्पल्स की। मगर जब डेल्टा पी की बात करते हैं तो डेल्टा पी आपको क्या बोलते हैं भाई, केजी मीटर पर सेकेंड, अभी यूनिट बताई थी। मतलब जब इम्पल्स फाइंड करेंगे तो न्यूटन सेकेंड करेंगे, और जब केजी मीटर पर सेकेंड होगा इसका मतलब हम लोग इम्पल्स की जगह पे केजी मीटर पर सेकेंड इस्तेमाल करना होगा, यूज करना होगा। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपका होमवर्क है कि आप क्या करो, जरा न्यूटन में इसको केजी मीटर और सेकेंड के फॉर्म में तोड़ना और सॉल्व करके देखना क्या ये सेम यूनिट निकल के आती है ना। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यूनिट दोनों अलग नहीं है। ये इक्वेशन डायमेंशनली भी करेक्ट है, यूनिट वाइज भी करेक्ट है, ठीक है, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये बेसिकली क्या है भाई, इम्पल्स और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ये दो चीजें हमने पढ़ ली। ये चार चीजें हैं जो हमने पढ़ी, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स एंड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इनसे बहुत सारे सवाल नीट में आए हैं, है ना। अभी हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के सवाल आए हैं। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है कि a 0.5 kg बॉल मूविंग विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ हार्ड बॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। क्या कर रहा है, 30 डिग्री पे ये जैसे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। तो 30 डिग्री एंगल बनाया, 30 डिग्री, वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में, चलो ब्रेक करें। जैसे कि हमने सीखा था, हमने सीखा कि भाई वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है, ये हमको क्या दे रखा है 30 डिग्री, तो इस कंपोनेंट को 12 मीटर पर सेकेंड वाले कंपोनेंट को तोड़ेंगे, किसमें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। अच्छा, ये 30 है, ये 30 है, तो कौन सा 30 होगा, ये ऑल्टरनेट एंगल, ये 30 हो जाएगा। और एंगल जिसके पास होता है वो बनता है हमारा कॉस, यानी कि v cos 30 यानी 12 cos 30, और ये वाला क्या हो जाएगा 12 sin 30। ये छोटी सी बात हमको ध्यान रखनी है ना। यहीं पे थोड़ा सा इसको अभी सॉल्व भी करेंगे बाद में, पहले देखते हैं इसको। अब फाइनल में क्या हुआ, फाइनल में ये कहानी हुई, तो इसको ब्रेक कर लिया हम लोगों ने, इसको ब्रेक कर लिया, तो क्या होगा, यहाँ पे अगेन 12। अब देखो यहाँ पे थीटा 30 है, तो कॉस के जिसके साथ थीटा वो कॉस बन जाएगा, और जिसके साथ नहीं है वो साइन बन जाएगा। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। फाइन क्या करना है, देखो, इफ द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद 0.25 सेकेंड, ठीक है, बॉल के साथ खाली 0.25 सेकेंड के कॉन्टैक्ट में रही है, मतलब बहुत ही छोटे से टाइम के लिए ये कॉन्टैक्ट में रही। अगर छोटे से टाइम के लिए कॉन्टैक्ट में रही, यानी कि इम्पल्स आना चाहिए, है ना। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमने क्या पढ़ा था कि इम्पल्स होना चाहिए। तो अगर इम्पल्स यहाँ पे है तो इसका मतलब अब एवरेज फोर्स जो पूछ रहा है एक्टिंग ऑन द बॉल, वो कहाँ से आएगा, इम्पल्स से ही आएगा, है ना। क्वेश्चन को तोड़ा, टॉपिक्स में अलग अलग पकड़ा, और उसके बाद हमने लगाया कि भाई कौन सा कॉन्सेप्ट लगना चाहिए।
तो बेसिकली एवरेज फोर्स निकालने के लिए हमें इम्पल्स तक पहुंचना होगा। अब यहाँ पे इम्पल्स के लिए फोर्स और टाइम तो दे ही नहीं रखा है, टाइम दे रखा है तो फोर्स नहीं दे रखा है, मगर हमको ये पता है कि इम्पल्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? J इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। मतलब अगर चेंज इन मोमेंटम निकाल दिया तो इम्पल्स अपने आप आ जाएगा, और इम्पल्स के फॉर्मूले से फिर हम लोग क्या करेंगे, जो कि F डॉट डी टी होता था, उससे क्या कर लेंगे, यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन में, पूरा हम लोग ने जज कर लिया क्या करना है। तो पहला काम क्या है, डेल्टा पी को फाइंड करना। अच्छा, डेल्टा पी को आपको ये पता है, अभी हमने पढ़ा कि पी एक्स निकाल लो आई कैप वाला, और पी वाई निकाल लो भाई जे कैप के लिए, है कि नहीं। मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन में अलग अलग। और देखें हमने क्या देखा था, जिस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी भी चेंज ना हो, मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन भी चेंज ना हो, तो उसमें चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा, कुछ होगा ही नहीं। तो क्या समझ में आता है भाई, देखें भाई ये एक्स डायरेक्शन में 12 sin 30 है, फिर देखा यहाँ पे 12 sin 30 तो है, मगर डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। मगर देखें अगर यहाँ पे वाई डायरेक्शन में पहले 12 cos 30 डाउनवर्ड था, बाद में भी 12 cos 30 डाउनवर्ड है, मतलब ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ और ना तो डायरेक्शन चेंज हुआ, तो हमको वाई डायरेक्शन निकालने की जरूरत है ही नहीं। हमको पहले से ही पता है कि डेल्टा पी इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम इसे कुछ करेंगे नहीं, हमको फाइंड क्या करना है, खाली डेल्टा पी इन एक्स डायरेक्शन निकालना है, और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमको पता है एम वी एक्स माइनस यू एक्स निकालेंगे। अच्छा, मास कितना है 0.5, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन फाइनली देखते हैं भाई। अच्छा 12 sin 30 है, क्या इसे हम लोग sin 30 की वैल्यू अगर 1/2 होती है तो क्या इसको काट के हम लोग 6 लिख सकते हैं। अच्छा भाई 6 लिख लिया, मगर यहाँ डालेंगे क्या, यहाँ तो डालेंगे भाई -6, क्यों, क्योंकि ये तो अपोजिट है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। और इसकी बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा भाई +6, तो -6 ये क्या हो गया हमारे पास, फाइनली क्या आ गए भाई, वेलोसिटी वेक्टर्स आ गए, कौन से भाई, एक्स डायरेक्शन में। फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया हम लोगों ने। अच्छा तो कितना आएगा 0.5 -6 -12 हो जाएगा। सॉल्व करने पे 0.5 का मतलब आधा, और 12 का आधा होता है 6, यानी डेल्टा पी एक्स कितना हो जाएगा -6 kg मीटर पर सेकेंड हमारे पास आंसर होगा। ये आया भाई अभी मोमेंटम। अच्छा हमको पता है कि मोमेंटम और इम्पल्स दोनों क्या होते हैं, बराबर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जे इज इक्वल डेल्टा पी 6 न्यूटन सेकेंड लिखेंगे। मैग्नीट्यूड की खाली बात कर रहे हैं, अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ 6 न्यूटन सेकेंड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इम्पल्स की बात कर रहे हैं इसलिए न्यूटन सेकेंड लिखा। ठीक है, अब आगे आते हैं, हम लोग को डेल्टा पी पता चल गया, उससे जे पता चल गया। अब निकालना क्या है, हमें एवरेज फोर्स की वैल्यू निकालनी है। अगर एवरेज फोर्स निकालना है तो करेंगे क्या, जे की जगह पे हम लिख सकते हैं एफ डॉट डी टी, और इक्वल टू वैल्यू क्या है 6, है कि नहीं है। अच्छा भाई फोर्स हमको पता नहीं, बट छोटा टाइम जो था वो पता है भाई 0.25 था, कह रहा था खाली 0.25 के लिए स्ट्राइक किया, तो f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/0.25, और अगर हम लोग डेसिमल हटा दें दिस विल बी 100, यानी 25 4 100, कितना आएगा 6 4 24। फोर्स है तो न्यूटन की यूनिट लग जाएगी भाई। देखें भाई क्या आंसर हमारा मैच कर रहा है किसी ऑप्शन से, करेक्ट कर रहा है, कौन सा, ए वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा किस तरीके से इम्पल्स, मोमेंटम और चेंज मोमेंटम सब आपस में क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ये हमने समझ लिया। इसमें क्या क्या समझा भाई, चेंज मोमेंटम कैसे निकालेंगे, कब जीरो होगा, और कैसे ये चेंज मोमेंटम रिलेटेड है इम्पल्स के लिए, किस तरीके से क्वेश्चंस में यूज होगा हमारा जे और डेल्टा पी का रिलेशन, है ना। इतनी बात सबको हमारे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। अच्छा नेक्स्ट चीज देखते हैं भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, ये अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय एफ इज इक्वल्स टू समथिंग। मतलब देखना क्या है, समथिंग में है क्या, 600 है -2 10⁵ और t, मतलब f इज फंक्शन ऑफ टाइम। इतनी देर से अभी क्या हमने जिस पे चर्चा करी वो है क्या, f डॉट डी टी है इंटीग्रेशन, और f क्या है भाई, फंक्शन ऑफ टाइम है हमारे लिए, है कि नहीं है। अगर ये फंक्शन ऑफ टाइम है हमारे लिए तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन ऑफ टाइम है तो हमको इम्पल्स निकालना आसान होगा। आगे देखते हैं कि इम्पल्स निकालना भी है कि नहीं। इन न्यूटन एंड t इन सेकेंड द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम 0 एज सून एट इट लीव्स दी बैरल। मतलब भाई बुलेट है, बैरल से निकली, फोर्स 0 हो जाएगा जैसे ही वो छोड़ के जाती है, जैसे ही वो बैरल को छोड़ के जाएगी। अच्छा भाई देख के लग रहा है कि बहुत कम टाइम लग रहा होगा, और क्वेश्चन में आखिरी में पूछ के लिया एवरेज इम्पल्स निकालो। अच्छा इम्पल्स निकालने के लिए करेंगे क्या, अभी बात क्या है भाई, जे इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी टी लिख तो लिया हमने। अगर फंक्शन ऑफ टाइम है तो इसको इंटीग्रेट कहाँ से करना पड़ेगा, t1 से t2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब टाइम तो हमारे पास है ही नहीं, बट हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि फोर्स तुरंत 0 हो जाता है। तो ये पता करें कि जो f इज इक्वल्स टू 600 -2 × 10⁵ t है, ये आखिर 0 होगा कब, किस टाइम पे ये
जीरो हो जाएगा। अगर ये हमको पता चल जाए तो हम क्या कहेंगे भाई, इनिशियली t इज इक्वल्स टू जीरो था, बाद में जब फोर्स जीरो हुआ तो टाइम इतना था, मतलब इनिशियल टाइम फाइनल टाइम t1 t2 दोनों मिल जाएंगे। मतलब t1 तो 100% जीरो है, t2 ही तो हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो बड़ा आसान है अब तो फाइंड करना। क्या करेंगे भाई, 2 × 10⁵ इज इक्वल्स टू 600 हो जाएगा, यानी कि t इज इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁵ सॉल्व करेंगे। 300 इज इक्वल्स टू 300 × 10⁻⁵ हो जाएगा, ऊपर जाके नेगेटिव और ऑल्सो वी कैन से क्या कह सकते हैं भाई, 2 जीरो हैं, डेसिमल है, सॉल्व किया -3 आ गया। ये क्या आ गया भाई, इतना टाइम इसको समझने के लिए, फील करने के लिए क्या समझे, ये कुछ और नहीं 3 डेसिमल यानी 0.003 सेकेंड, मतलब खाली 0.003 सेकेंड में बुलेट निकलते ही फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्या लगा, फोर्स लगा। तो इम्पल्स तो यहाँ पे एक्ट करेगा ही करेगा, ये तो 100% श्योर है हम लोग, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन लग रहा है। अच्छा भाई, अब आगे देखें तो हमको फाइंड क्या करना, इम्पल्स। अब हमको क्या मिल गई भाई, t2 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। फंक्शन हमको दे रखा है, फोर्स का फंक्शन जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही है। तो क्या करेंगे, j इज इक्वल्स टू सिंपली 600 जो फोर्स का फंक्शन दिया हुआ है 2 × 10⁵t, इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहा था, 0 से 3 × 10⁻³ तक, ये इंटीग्रेशन करना है, ये लिमिट्स है हमारी। तो j इज इक्वल्स टू, अच्छा भाई ये 600 है, इसका इंटीग्रेशन होगा, यहाँ dt लगा रहेगा भाई, है ना। 600 का इंटीग्रेशन होगा क्या, 600 तो भाई कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन बगल में कर दें, खाली t आ जाएगा। और फिर देखें भाई, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 × 10⁵ तो कांस्टेंट, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान दें तो हमारी लिमिट्स क्या क्या हैं, 0 से 3 × 10⁻³ करना क्या है, अभी पहले भी डिस्कस किया था, अपर माइनस लोअर करते हैं, अपर माइनस लोअर लिमिट करते हैं। मगर उससे पहले देखें कि अंदर कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ भाई ये तो आसान बन जाएगी इक्वेशन, यानी कि 600t - 10⁵ t² और लिमिट्स हमारे पास 0 से 3 × 10⁻³ हैं। अच्छा जरा देखें हमारे पास क्या वैल्यू थी, फिर से यहाँ पे देख लें भाई, ये था हमारे पास 600t - 2 × 10⁵ t² और 0 से 3 × 10⁻³ था, करेक्ट। तो हमको ये क्या दे रहा था, इम्पल्स दे रहा था। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, ये इंटीग्रेट तो हो गया। अब देखो लोअर लिमिट डालने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जीरो ही हो जाएगा सब कुछ। तो हमको सिर्फ और सिर्फ अपर लिमिट डालनी है। अपर लिमिट डालेंगे यहाँ पे 600 × 3 × 10⁻³ t की जगह पे -10⁵ 10⁵ के बोलने क्या है भाई, t² है, तो t² में ये क्या होगा, 3 × 10⁻³ और इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यूज निकल के आएंगी भाई, देखें इसको आसानी सॉल्व करके। 600 × 3 क्या होगा, 1800 × 10⁻³ है, माइनस 10⁵ इंटू 10 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। अच्छा ये लोअर लिमिट तो भाई जीरो है, इसको ध्यान रखें कि जीरो है, माइनस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला हमारा। तो क्या करेंगे, 3 डेसिमल्स, ये क्या है 3 डेसिमल्स है, यानी 1.8 1 2 3 पे लगा दिया। -10⁵ की बात करें, 10⁵ और 10⁻⁻6 को सॉल्व करने पे क्या आएगा, 10⁻⁻, यानी एक डेसिमल बच गया। तो 1.8 माइनस एक डेसिमल लगा दे तो 0.9 होगा, यानी माइनस करने पे 0.9 आएगा। ये j है। अच्छा j निकाला है तो कौन सी यूनिट होगी, कौन सी होगी भाई, j निकाला है तो ns यानी न्यूटन सेकेंड हमारी यूनिट होगी। देखते हैं क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है, क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है किसी भी पॉइंट से, करेक्ट कर रहा है 0.9 न्यूटन, यानी फोर्थ वाला हमारा क्या है भाई, बहुत ही बढ़िया सा आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो रहा होगा कि भाई कैसे क्या किया हमने, क्वेश्चन को पहले समझा, तोड़ा, अप्रोच निकाली, अप्रोच करने के बाद हमने सब कुछ डिसाइड किया कौन किससे कितना रिलेटेड है। रिलेट होने के बाद हमने चेक किया कि भाई हमको फोर्स फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, शॉर्ट ड्यूरेशन लग रहा होगा, ठीक है। तो इम्पल्स निकालना था, तो पहले हमने पता किया कि फोर्स जीरो कब हो रहा है, मतलब पहले फोर्स लगा t = 0 पे, किस टाइम पे फोर्स जीरो हो रहा है पता किया, किस पे जीरो होता है 0.003 या फिर 10⁻³ t1 t2 मिला, वैल्यूज डाली और इंटीग्रेट किया, एवरेज इंपल्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। तो 4 कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में पढ़ लिए। एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। पहला यहाँ से पढ़ा मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स और मोमेंटम कैसे रिलेटेड हैं, ये तीनों चीज़ें हम लोग ने यहाँ पे पढ़ी, ठीक, बहुत ही बढ़िया पढ़ा। कब देखना क्या है कि यहाँ से जब हम लोग देखेंगे कि अगर x में कोई भी चेंज नहीं है,
तो x0, y में कोई भी चेंज नहीं है वेलोसिटी में, तो y का मोमेंटम में चेंज 0 हो जाएगा, है ना। इस केस में क्या था भाई, x में चेंज था, y में चेंज नहीं हो रहा था। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें क्या कह रहा था, कॉन्सेप्ट में देखा था ये वाले केस में हॉरिजॉन्टल था, तो इसमें क्या हुआ, इसमें देखा कि भाई x में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, खाली जो भी चेंज आएगा वो y में आएगा। तो इतनी छोटी सी बात थी जो हमको समझनी थी, ये कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो हर तरीके का क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्या समझा था हम लोगों ने देखा कि लार्ज फोर्स अगर शॉर्ट ड्यूरेशन लगे तो इम्पल्स एक्ट करता है। इम्पल्स कैसे निकालते हैं, J इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी टी, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइम होता है हमारा फोर्स, ठीक है। और सिंपली एक लास्ट चीज़ और देखी थी, J इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, जिसे हम लोग ने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम नाम दे दिया, रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड द चेंज इन मोमेंटम। तो ये टॉपिक्स हम लोग ने आज पढ़े हैं। जो हमारा थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ क्या कहता है भाई, थर्ड लॉ हमारा कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये हम लोग ने अभी नहीं पढ़ा है ना। ये पर्टिकुलरली लॉ बहुत छोटा बट एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर एंड द सेकंड लॉ के कॉम्बिनेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्या करना होगा भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और बढ़िया से कॉन्सेप्ट्स को ऐसे अरेंज करके पढ़ेंगे, है ना। तो अभी आपको क्या करना है, आज आपके लिए एक होमवर्क क्या तैयार है कि भाई एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन है जो कि नीट 2000 में आया हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट पे है। नीट में हमेशा कॉन्सेप्ट ही रिपीट होता है, देख रहे हो आप लोग, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस तरीके अलग अलग तरीके से पूछ रहा है भाई। इम्पल्स मोमेंटम चेंज मोमेंटम के ऊपर अभी हमने 3 सवाल देख डाले, और ऐसे बहुत सारे सवाल है। आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर आपको पीवाईक्यू की भाई टॉपिक वाइज तो पीवाईक्यू चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सभी कुछ मिल जाएगा। आपको नोट्स मिल जाएंगे, माइंड मैप्स मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। और क्या होता है कि जेईई मेंस के बहुत से क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं नीट में, तो वो भी आपको क्या मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, वही हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से आपको बस क्या करना है, आज ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है ना। और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है, या फिर कोई डाउट है आपको तो फटाफट से भाई आज ही कमेंट करके बता दें कि क्या डाउट्स हैं, या फिर कोई अभी के टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है, उसको आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो फटाफट से आप एक बार क्या करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक यहीं पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको जाके आप फॉलो कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको सभी अपडेट्स आपको बराबर मिलती रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।